हेलो स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग का चैप्टर सीबीएसई में सिविक्स के अंडर आता है। पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। इसमें बताया गया है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होने चाहिए अंडर अ गवर्नमेंट सिस्टम। डेमोक्रेसी के अंदर किस तरह की पावर शेयरिंग होनी चाहिए, हर सिटीजन के लिए किस तरह की पावर शेयरिंग नेसेसरी होती है, वो सब इस चैप्टर में दो कंट्रीज बेल्जियम और श्रीलंका का परफेक्ट एग्जाम्पल लेके समझाया गया है। तो उसी के ऊपर आज हमारा मेन फोकस रहेगा कि पावर शेयरिंग एक्चुअली में है क्या। ठीक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग से और ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या है। उसके बाद हम लोग बेल्जियम के मॉडल पे डिस्कस करेंगे करेंगे कि बेल्जियम में किस तरह की डिफिकल्टीज थी वहां की पावर शेयरिंग में और उन्हें कैसे ओवरकम किया गया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि श्रीलंका में किस तरह की इंस्टेबिलिटी मेंटेन रखी गई। वहां के लीडर्स ने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वहां पे राइट्स हुए, इमरजेंसी हुई, फाइट्स हुई, राइट्स हुए, मर्डर्स हुए और सब चीजें हुई वहां पे। और लोग वहां पे खुश नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी वहां के लीडर्स ने वो सब चीजें एक्सेप्ट नहीं की। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा, हम जाते हैं डेफिनेशन पे कि पावर शेयरिंग की डेफिनेशन है क्या। तो पावर शेयरिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज, सो डेफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग इज, लिसन हियर। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर शेयरिंग की डेफिनेशन दी है। पावर शेयरिंग इज अ टेक्निक टू शेयर द पावर एट डिफरेंट लेवल्स। पावर शेयरिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग डिफरेंट लेवल्स पे पावर को शेयर करते हैं। डिफरेंट लेवल से हमारा मतलब है कि फ्रॉम सुपीरियर पीपल्स, हम लोग सुपीरियर पीपल्स से ये पावर ट्रांसफर करते हैं टू लोअर पीपल्स, टू लोअर पब्लिक कह सकते हैं। ठीक है। एक रॉयल फैमिली के पर्सन से पावर को किस तरह एक लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक ट्रांसफर किया जाए, उसी टेक्निक को पावर शेयरिंग कहा जाएगा। इट इज एन आइडिया इनकलकेटेड इन डेमोक्रेसी। ये आइडिया सबसे पहले डेमोक्रेसी के अंदर ही लिया जाता है। इस आइडिया का इनकलकेशन डेमोक्रेसी के अंदर होता है। जहां पे डेमोक्रेसी होगी, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट परफेक्टली होगा, वहां पे ये पावर शेयरिंग भी हो रही होगी। विदाउट डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग कैन नॉट सर्वाइव एट ऑल। ठीक। ये लाइन आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में कि डेमोक्रेसी विदाउट डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग कैन नॉट, पावर शेयरिंग कैन नॉट सर्वाइव एट ऑल। बिना डेमोक्रेसी के पावर शेयरिंग कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो यहाँ क्या लिखा है, इट इज आइडिया इनकलकेटेड इन डेमोक्रेसी so that the power is not concentrated at one hand only and that different forms can keep a check on each other। इसका मतलब क्या है ये देखिए, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि पावर शेयरिंग का आइडिया डेमोक्रेसी में इस कदर लाया गया है कि पावर को एक ही हाथ में कंसंट्रेट करके ना रखा जाए, सिर्फ एक ही सेक्शन सोसाइटी का ना हो। सिर्फ एक सेक्शन जिस जो कि हमारा ऑब्वियसली सुपीरियर सेक्शन होता है, या कह दो रॉयल सेक्शन होता है, रॉयल सेक्शन या सुपीरियर सेक्शन के हाथ में ही पावर कंसंट्रेटेड ना रहे, हमेशा के लिए उनके पास पावर रहे ना, इसीलिए पावर शेयरिंग की जरूरत होती है। ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ एक ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास पावर को शेयर करके रखा जाएगा, तो जो लोअर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, लोअर सेक्शंस सोसाइटी के हैं, दे विल बी रिमोर्सफुल। वो रिमोर्सफुल हो जाएंगे, वो सैड फील करेंगे। ठीक है। और जब वो सैड फील करेंगे तो वो रिबल भी कर सकते हैं। ठीक है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब सुपीरियर और रॉयल लोग रूल करेंगे, सारी पावर्स अपने हाथ में रखेंगे, then they will not be able to take decisions in the benefit of this lower section of the society। lower section of the society के लिए beneficial decisions वो लोग ले नहीं पाएंगे, क्योंकि पावर्स उनके पास है। वो डिसीजंस ऐसे लेंगे जो उनको फेवर करे। डिसीजंस फेवर किसको करेंगे? सुपीरियर लोगों को, अगर पावर उनके पास रहेगी। और उनके डिसीजंस रिबल किसको करेंगे, किसके अगेंस्ट होंगे? उनके डिसीजंस अगेंस्ट होंगे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के। सोसाइटी के लोअर सेक्शन के अगेंस्ट ही उनके डिसीजंस होंगे। तो ऐसा होने में पब्लिक, जो कॉमन पीपल होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज होती हैं, उन वहां के रहने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें ये लगेगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमें रूल करने वाले जो लोग हैं, दे आर टेकिंग ऑल डिसीजंस अगेंस्ट आवरसेल्व्स। ठीक। तो वो पब्लिक रिबल भी कर सकती है और एक तरह की इनस्टेबिलिटी रहेगी। इनस्टेबिलिटी
मेंटेन रहेगी इन कंट्री, कंट्री के अंदर इनस्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी अगर पावर एक ही हाथ में रहेगी, ठीक है, क्योंकि वहां का रूलर फिर डिसीजंस अपने बेनिफिट के लिए लेगा। फिर क्या लिखा है, अगली लाइन ये लिखी है कि वन हैंड ओनली हो गया, एंड दैट डिफरेंट फॉर्म्स कैन कीप चेक ऑन ईच अदर। पावर शेयरिंग को हम लोग इस तरह डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि एक लेवल दूसरे की पावर शेयरिंग, दूसरे के डिसीजंस के ऊपर चेक कर सके और ये देख सके क्या उसके डिसीजन सही है कि नहीं। मतलब ये है कि हमारी पावर डिफरेंट लेवल्स में, एक फर्स्ट लेवल होगी, फिर एक सेकेंड लेवल में पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, और फिर थर्ड लेवल में पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, और ये आगे भी बढ़ सकता है, ठीक। लेकिन ये सारी लेवल्स जो होती हैं पावर शेयरिंग के अंदर, जितने भी लेवल में हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी लेवल्स इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ये सारी लेवल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी किसी के डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकता, बट they can check on each other, they can check on each other। check on each other का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी लेवल 2 ने कोई डिसीजन ले लिया, अब वो डिसीजन जो लेवल 2 ने लिया है, डिसीजन लेने के लिए तो लेवल 2 फ्री था, लेवल 2 डिसीजन लेने के लिए फ्री था, लेकिन वेदर दैट डिसीजन इज गुड और बैड, ये भी तो चेक करना है। हो सकता है लेवल 2 ने जो डिसीजन लिया हो उसमें कुछ बैड पॉइंट्स हो, तो उन बैड पॉइंट्स को कैसे रिमूव किया जाए, या उन बैड पॉइंट्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए ही लेवल 3 और लेवल 1 वाली जो पावर्स वाले लोग हैं, वो उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या उसमें कुछ बुराइयां हैं कि नहीं है जो डिसीजन लेवल 2 ने लिया है। इन केस कुछ बुराइयां मिलती हैं डिसीजंस ऑफ टेकन बाय द लेवल 2, दे कैन टॉक एंड रिमूव इट दैट इट वेरी इजीली, ठीक है, दे कैन टॉक एंड रिमूव इट वेरी इजीली। उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति नहीं होगी, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जब इस तरह की बैड इश्यूज अराइज होते हैं तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट का कोई केस नहीं होता है, ये ना लिखिए कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, डेमोक्रेटिकली वो लोग उसको रिमूव कर देते हैं, डेमोक्रेटिकली वो सारे बैड पॉइंट्स को रिमूव कर दिया जाता है, डेमोक्रेटिकली रिमूव हो जाते हैं वो सारे बैड पॉइंट्स। डेमोक्रेटिकली तरीके क्या है, बात करके आपस में डिस्कशन होगा, पब्लिक से डिस्कशन करेंगे, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन इजिली जो बैड डिसीजन हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई 100% परफेक्ट नहीं होगा, हो सकता है किसी लेवल ने कोई डिसीजन ले लिया हो, उसमें कुछ बैड पॉइंट्स उनको ध्यान में ना आया हो, तो वो सब डेमोक्रेटिक वे में इजिली रिमूव हो जाते हैं पावर शेयरिंग के अंदर। लेकिन पावर शेयरिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन कुछ गलती अगर किसी ने कर दी है तो वो गलती दूसरा बता देगा, ठीक। इंडिया के बारे में कहा गया है, इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस वेयर द पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। इंडिया पावर शेयरिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल कहा जा सकता है। हमारी कंट्री इंडिया में पावर शेयरिंग परफेक्टली होती है मोस्टली एट ऑल द लेवल्स। क्या लिखा है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया का एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। फेडरेशन मतलब यह है कि इंडिया पहले डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल किंगडम्स में ब्रेक डाउन था। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में ब्रेक हुआ करता था, उन सारे किंगडम्स को इंडियन लीडर्स ने ज्वाइन करके एक होल कंट्री बनाई। उन सारे स्मॉल फेडरेशंस कह लो या उन सारे स्मॉल किंगडम्स को ज्वाइन किया हमारे लीडर्स ने, और एक कंट्री पूरी बनाई जिसको नाम दिया गया इंडिया, ठीक है। अब इंडिया एज अ होल बात होती है, ना कि उन स्मॉल किंगडम्स के बेनिफिट की बात होती है। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है वो इंडिया के बेनिफिट के लिए लिया जाता है, ना कि किसी रिस्पेक्टिव किंगडम या फेडरेशन के रिस्पेक्ट में लिया जाए डिसीजन, ठीक है। ऐसा डिसीजन जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा वो लिया जाता है हमारे देश में। वेयर द पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। उन सभी फेडरेशंस को जिन्हें ज्वाइन किया गया था, उन्हीं फेडरेशंस को बाद में स्टेट्स बना दिए गए, वो सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। पावर को जो शेयर किया गया है वो स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट शेयर कर दिया गया है। हमारे यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, उन दोनों के में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, और उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो भी जाता है बिटवीन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने किसको बना के रखा है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जो कि उनके ऊपर डिस्कशन कर सकता है। ये सब चीजें आपने एनसीईआरटी में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था पावर शेयरिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन। पावर शेयरिंग में होना क्या चाहिए, पावर शेयरिंग एक तरह की टेक्निक है जिसमें हम लोग
पावर को एक जगह कंसंट्रेट नहीं करते हैं। पावर यहाँ जैसे एक सेंटर पॉइंट है, ये एक सर्कल है जिसमें पूरी पब्लिक पूरी पॉपुलेशन रह रही है, उसमें अगर सारी पावर एक सेंटर में कंसंट्रेटेड है, ये रेड डॉट अगर एक पावर है तो ये अगर सेंटर में ही रहेगी तो बाकी सारे लोग जो सर्कल का पार्ट है उनको पावर ना दी जाए, उन्हें फिर ये लगेगा कि हमें किसी भी तरह से डिसरिगार्ड किया जा रहा है, हमारे बेनिफिट डिसीजंस नहीं पॉसिबल होंगे, ऐसा लोगों को लगेगा। और ऑब्वियस सी बात है ऐसा ही होगा, जिसके पास पावर रहेगी वो वही डिसीजन लेगा जो उसको बेनिफिट करे, जो उसके लिए सुटेबल हो। ठीक, तो इसीलिए पावर शेयरिंग, और इस पावर शेयरिंग ना करने पे क्या होती है, पावर शेयरिंग ना करने पे इंस्टेबिलिटी होती है कंट्री में। देखिए नीचे लिखवाया है इंस्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है कंट्री के अंदर, इंस्टेबिलिटी होती है जिसकी वजह से पब्लिक रिबल करती है, पब्लिक रिबल करती है जिसकी वजह से राइट्स हो सकते हैं कंट्री के अंदर ही, और उससे हमारे इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। जब राइट्स होंगे हमारी कंट्री के अंदर तो हमारी इकोनॉमी पे भी असर पड़ सकता है, इसीलिए पावर शेयरिंग करना बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये थी पावर शेयरिंग की डेफिनेशन, और उसको डीप में समझा गया कि क्यों जरूरी है। इंडिया का एग्जांपल लेके ये भी देखा गया कि इंडिया में किस तरह पावर शेयरिंग को इम्प्लाई किया गया था। पहले फेडरेशन को ज्वाइन किया गया, फिर उन फेडरेशन को ये ना लगे कि उनके अगेंस्ट डिसीजन हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दी रखी है, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिसीजन लेने में फ्री हैं। लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट इनकेस अराइज हो जाता है, अगर इनकेस दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट रूल्स बना दिए हैं तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है जो उसके ऊपर जजमेंट कर सकता है। ठीक है, पावर शेयरिंग क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे आएंगे जिसमें बेल्जियम मॉडल को कंसिडर करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी बेल्जियम मॉडल। केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। अब हमारे पास है बेल्जियम का केस स्टडी। यहाँ से हमारा चैप्टर एग्जैक्टली पर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, पावर शेयरिंग की डेफिनेशन होगी, पूछा जाएगा तो आपने वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वही लिख सकते हैं। अब हमारे पास आने जा रहा है केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे बेल्जियम में क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से वहाँ के लीडर्स ने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया। हम दो कंट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो बेल्जियम आपके सामने ही है और एक पढ़ेंगे श्रीलंका। इन दोनों में बस खास बात ये थी कि इन दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स थे उन्होंने पावर शेयरिंग को, एक ने अपनाया और एक ने नहीं अपनाया, बस ये फर्क था। श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका के जो लीडर्स थे, श्री लिख दिया था, श्रीलंकन लीडर्स ने पावर शेयरिंग नहीं अपनाया, बेल्जियम ने पावर शेयरिंग अपनाया। और इसके कुछ गुड पॉइंट्स देखने को मिले बेल्जियम में, और श्रीलंका को ना अपनाने के बैड पॉइंट्स भी देखने पड़े। सबसे पहले बेल्जियम की केस स्टडी देखते हैं। तो कुछ बेल्जियम की बातें में खास बातें बताई गई हैं। केस स्टडी ऑफ बेल्जियम लिखा है, देखिए क्या लिखा है। लिखा है बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप के अंदर बेल्जियम एक बहुत ही छोटा देश है। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन के बारे में एनसीईआरटी में अच्छे से बताया गया है कि बेल्जियम हमारे हरियाणा या छत्तीसगढ़ जैसे किसी स्टेट के बराबर पॉपुलेशन है, उसका साइज भी कुछ वैसा ही है, हमारे एक स्टेट के बराबर उसका कुछ साइज। तो बेल्जियम एक बहुत ही छोटा देश है यूरोप का। उसकी बाउंड्रीज, उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी जैसे देशों के साथ उसकी बॉर्डर्स हैं, या वो सब देश इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। ठीक, अब मेन पॉइंट ये है, ये थर्ड पॉइंट मेन पॉइंट है बेल्जियम का। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एथनिक की डेफिनेशन अगर याद करनी तो एनसीईआरटी में गिवन है। सिंपल वर्ड्स में ये है कि बेल्जियम के अंदर जो डाइवर्सिटी है, बेल्जियम कंट्री के अंदर, ये देखिए बेल्जियम का यहाँ पे मैप बना हुआ है, तो बेल्जियम कंट्री के अंदर जो इंटरनल डाइवर्सिटी है, बेल्जियम नेशन के अंदर जो इंटरनल डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंटरनल डाइवर्सिटी बेल्जियम नेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ये है कि उसे समझना बहुत ही सिंपल नहीं है। ठीक है, उसको आप इजीली नहीं समझ सकते, हर जगह पे कुछ ना कुछ एंटी पॉइंट्स हैं या कुछ सपोर्टिव पॉइंट्स हैं। वो सब चीजें अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एथनिक कंपोजिशन का मतलब यही है कि इंटरनल डाइवर्सिटी बेल्जियम भी कॉम्प्लेक्स है। डाइवर्सिटी तो हर देश में, हमारे यहाँ भी डाइवर्सिटी है, इंडिया में भी डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी मतलब क्या है कि डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस का प्रेजेंस होना। लेकिन इनकी प्रेजेंस से बेल्जियम की कंपोजिशन, बेल्जियम की पॉपुलेशन की कंपोजिशन, बेल्जियम के रहने वाले लोगों की जो कंपोजिशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वही नीचे टेबुलर फॉर्म में यहाँ बताया गया, अभी उसको स्टडी करते हैं तो पता चल जाएगा। ठीक, और एक लास्ट पॉइंट है कि ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स। ठीक, ये सब चीजें आप याद रखिएगा बेल्जियम के बारे में। अब बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन मेनली है एक ही फैक्टर की वजह से, जो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स है वो एक ही फैक्टर की वजह से है, वो है लैंग्वेज। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन जो कॉम्प्लेक्स हुआ है उसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो रीजन ये है कि वहां पे बोलने वाली लैंग्वेजेस डिफरेंट डिफरेंट है।
वहाँ पे 3 मेन लैंग्वेज बोली जाती हैं, यहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड कॉलम में 3 मेन लैंग्वेज लिखी है, डच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है। इन्हीं 3 लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि अलग अलग परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ये 3 लैंग्वेज बोलती है, इसकी वजह से इसका कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक, अब ध्यान से इस टेबल को स्टडी करते हैं, बाद में मैप जाएंगे। टेबल में ये गिवन है कि रीजन्स, बेल्जियम के जो रीजन्स हैं, एक रीजन है बेल्जियम का फ्लेमिश रीजन कहा गया है। फ्लेमिश रीजन वो रीजन है जहाँ पे डच बोली जाती है। ऐसे रीजन जहाँ पे डच लैंग्वेज बोली जाती है उसी को फ्लेमिश रीजन कहा जाता है। और बेल्जियम के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर फ्रेंच डच लैंग्वेज, सॉरी, डच लैंग्वेज बोलने वाले 59% लोग हैं। 59% लोग बेल्जियम के अंदर डच बोलते हैं। ठीक, सेकेंड रीजन है वेलोनिया रीजन। वेलोनिया रीजन वो रीजन है जहाँ पे लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। जहाँ जिस रीजन के लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं उस रीजन को वेलोनिया कहा जाता है। जहाँ के डच बोलते हैं वहाँ के लोगों को फ्लेमिश रीजन में रहने वाले कहा जाता है। तो वेलोनिया या फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की पॉपुलेशन बेल्जियम के अंदर 40% है। ठीक है, और बाकी जो जर्मन बोलने वाली पॉपुलेशन है उनके लिए कोई स्पेशल नेम नहीं दिया गया, बस ये है कि वो 1% है। तो जर्मन बोलने वाले तो बहुत ही कम है। और फ्रेंच बोलने वाले 40% है, और डच बोलने वाले 59% है बेल्जियम के अंदर। अब इसको कंपेयर करते हैं बेल्जियम से कि वहाँ पे मेजोरिटी कौन है और माइनॉरिटी कौन है, ये भी हम देख सकते हैं। अब ये देखिए, बेल्जियम में 59%, बेल्जियम कंट्री, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं बेल्जियम कंट्री में दो पॉपुलेशन हो गई मेन जिन्हें कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। एक 59% वाली है और एक है 40% वाली। वन को नहीं कंसिडर करते, वन तो बहुत कम हो गया। तो वन को कंसिडर ना किए हुए भी 59 और 40% वाले लोगों को अगर कंसिडर किया जाए तो ये 59 कौन है? ये 59 है डच स्पीकिंग पीपल। ये लोग हैं डच स्पीकिंग पीपल। 40% कौन है? ये है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो बेल्जियम के अंदर ये डच बोलने वाले लोग मेजोरिटी में हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन बेल्जियम स्पीक डच लैंग्वेज। पॉइंट नोट कर लीजिए, मेजोरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन बेल्जियम, रिसाइडिंग इन बेल्जियम स्पीक अ लैंग्वेज डच, इनकी मेजोरिटी है। और फ्रेंच लैंग्वेज वाले हो जाते हैं माइनॉरिटी में। फ्रेंच कह लो या फ्रेंच और जर्मन कंबाइन कर सकते हैं, 41% हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं माइनॉरिटी में। तो French speaking people and German speaking people are in the minority as compared to Dutch speaking people which are in majority। और ये मेजोरिटी माइनॉरिटी कहाँ पे है? ये है बेल्जियम के अंदर। ठीक, बात समझ में आ गई। बेल्जियम पूरी कंट्री के अंदर डच भाषा बोलने वाले मेजोरिटी में है और फ्रेंच या जर्मन बोलने वाले माइनॉरिटी में है। पॉपुलेशन के हिसाब से मेजोरिटी माइनॉरिटी डिसाइड की जाती है। वो आपको दिख रहा है कि बेल्जियम में डच बोलने वाले 59% है और 40% लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, 1% लोग हैं जर्मन बोलते हैं। अब हमने पूरे बेल्जियम की, इस पूरे देश की, जो देश का आपको मैप दिख रहा है, इस पूरे देश की बात कर ली। ठीक है, इस मैप को येलो और रेड और पर्पल कलर से जो अलग अलग किया गया है वो तो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके, वो दिखाए गए हैं। लेकिन हमने इस पूरे कंट्री की एज अ होल बात की है, जिसमें 59% जो डच स्पीकिंग है वो मेजोरिटी में है और 40% प्लस 1% फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग माइनॉरिटी में है। अब कॉम्प्लेक्स आप सोच रहे होंगे कि अरे इसमें कौन सी चीज कॉम्प्लेक्स हो गई? ये तो हर जगह होता है कि कोई ना कोई लैंग्वेज मेजोरिटी में बोल जाती है, कोई ना कोई माइनॉरिटी में बोल जाती है। कॉम्प्लेक्स होता है, ये लास्ट रो देखिए, रीजन के अंदर लास्ट रो ब्रूसेल्स के बारे में। जब हम ब्रूसेल्स को स्टडी करते हैं इसी सेम कॉन्सेप्ट में, जब ब्रूसेल्स को पढ़ा जाए लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में, ब्रूसेल्स के बारे में स्टडी की जाए लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में, तब ये चीज बना देती है बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स। ब्रूसेल्स बनाता है, बेल्जियम का कैपिटल बनाता है। क्यों बनाता है? एक तो पहले ये मेन बात याद रखिए कि ब्रूसेल्स जो कंट्री है, ब्रूसेल्स जो सिटी है बेल्जियम की, सॉरी कंट्री नहीं, ब्रूसेल्स जो बेल्जियम कंट्री की सिटी है वो उसकी कैपिटल सिटी है। और हर देश की कैपिटल सिटी उसके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। सारे मेन काम इसी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में ही होंगे। ठीक है, किसी को भी अपना कुछ काम करना है, मेन हाई लेवल वाले काम, वो ब्रुसेल्स में ही जाकर करवाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट रन होगी ब्रुसेल्स से। हर कंट्री की गवर्नमेंट रन होती है उसकी कैपिटल से, कैपिटल है ब्रुसेल्स में, इसीलिए ब्रुसेल्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ब्रुसेल्स को स्टडी करिए, देखिए वहाँ क्या हो रहा है। ये लास्ट जो नंबर्स बता रहे हैं, ये दो लास्ट नंबर देखिए, 80% है और एक 20% है। और ध्यान से देखते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड पर और देखो तो 80% लोग बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। एक सिटी की बात हो रही है, इस बार कंट्री की नहीं हो रही, बेल्जियम कंट्री के एक सिटी की बात हो रही है। वो क्या है? ब्रूसेल्स। ब्रूसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% लोग डच बोल रहे हैं। ठीक है, ब्रूसेल्स जो कि कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, वहां पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। ठीक है, अब ये फ्रेंच लैंग्वेज ब्रूसेल्स में हो जाके क्या है? मेजोरिटी में हुई। फ्रेंच लैंग्वेज ब्रूसेल्स में अंडर मेजोरिटी है
और डच लैंग्वेज हो जाती है माइनॉरिटी में। लेकिन मेजोरिटी माइनॉरिटी कहाँ पे, ये है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के कैपिटल में मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ऐसे हो रहा है कि जो लैंग्वेज पूरी कंट्री को जब स्टडी किया जाए वो लैंग्वेज मेजोरिटी में है। जब पूरी कंट्री बेल्जियम को स्टडी करते हैं तो हमें डच लैंग्वेज मेजोरिटी में मिलती है और फ्रेंच और जर्मन माइनॉरिटी में मिलती है। लेकिन जैसे हम लोग बेल्जियम की मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ब्रुसेल्स में एंटर कर जाते हैं, यही डच लैंग्वेज जो बेल्जियम में मेजोरिटी में है किसमें हो जाती है, माइनॉरिटी में हो जाती है। बात समझ में आ रही है? जो डच लैंग्वेज कंट्री बेल्जियम में मेजोरिटी में है, वही डच लैंग्वेज इन अ सिटी ऑफ बेल्जियम विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ब्रुसेल्स इट्स कैपिटल सिटी, वहां पे वही डच लैंग्वेज माइनॉरिटी में हो जाती है। यही मेन रीजन है कि उसका एथनिक कंपोजिशन लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, जनरली किसी भी कंट्री को देखें, उस कंट्री में जो मेजोरिटी स्पीकिंग पॉपुलेशन होती है लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में, वो चाहे उस कंट्री में हो या उस कंट्री के उसके कैपिटल में हो, सेम होता है। जो देश में मेजोरिटी, जैसे हम इंडिया की बात कर लें, इंडिया में मेजोरिटी पीपल, इंडिया एज अ कंट्री में मेजोरिटी पीपल हिंदी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी स्पीकिंग बोलते हैं। और अगर इंडिया की हम लोग कैपिटल में आ जाए, न्यू दिल्ली में आ जाए, तो न्यू दिल्ली में भी मेजोरिटी लोग हिंदी ही बोलते हैं। ऐसे ही हर कंट्री में होता है कि जो कंट्री के मेजोरिटी पीपल लैंग्वेज बोलते हैं, वही उस कंट्री के कैपिटल के भी मेजोरिटी पीपल वही लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन बेल्जियम में थोड़ा सा अपोजिट चल रहा है। बेल्जियम में जो लैंग्वेज एज अ कंट्री, पूरी बेल्जियम की बात करें, तो जो लैंग्वेज मेजोरिटी में है डच लैंग्वेज, वही लैंग्वेज जब ब्रुसेल्स में एंटर करो वो किसमें है, माइनॉरिटी में हो जाती है। यही मेन रीजन है व्हाई एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज कॉम्प्लेक्स। तो आपको यही चीज समझा देनी है कि इसी को अगर लॉन्ग में आ जाएगा तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना होगा कि एक लैंग्वेज है डच जो पूरी बेल्जियम में मेजोरिटी में है, लेकिन वहां पे ब्रुसेल्स में आके माइनॉरिटी में हो जाती है। और वैसे ही हो जाता है। कॉम्प्लेक्स अब इसलिए हो जाता है कि डच स्पीकिंग पीपल अपने आप को मेजोरिटी में फील करते हैं पूरी कंट्री में। उन्हें पावर का एहसास होता है कि हाँ, हम लोग, मेरी लैंग्वेज बोलने वाले लोग पूरी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, तो पावर हमारे पास है, हम लोग अपने डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है, जहां से पावर रन होनी है, जहां से पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी है, जहां से सारे फैसले लेने हैं बेल्जियम के, वहां पे ये डच वाले बेचारे माइनॉरिटी में हो जाते हैं और फ्रेंच वाले हो जाते हैं मेजोरिटी में। तो वहां पे उनको थोड़ा सा माइनर फील होने लगता है। उन्हें ये लगने लगता है कि पूरे कंट्री में हम लोग हैं मेजोरिटी में, लेकिन जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है जहाँ से सब काम बनने हैं, वहां पे हम माइनॉरिटी में। तो यही दोनों चीजों की वजह से इन दोनों स्पीकिंग पॉपुलेशन की, डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, टेंशन रहती थी बेल्जियम के अंदर। ठीक, और इसी वजह से उसका कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और आज भी ऐसा है। बेल्जियम में भले ही पावर शेयरिंग अपनाई है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बेल्जियम ने पावर शेयरिंग अपनाई है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन की वजह से उसकी पावर शेयरिंग का मॉडल भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वो अभी स्टडी करेंगे हम लोग फर्दर, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये मैप आपको साइड में, कि मैंने मैप को आप सब समझ सकते हैं कि मैप में रेड रीजन बता रहा है वेलोनिया रीजन, जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। तो ये देखिए वेलोनिया रीजन रेड है, फ्रेंच डच स्पीकिंग येलो रीजन है। ठीक है, अब ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर है, ये देखिए सेंटर में छोटा सा ऑरेंज कलर है, ये ब्रुसेल्स है। ये छोटा सा ऑरेंज कलर, ये पूरी कंट्री है बेल्जियम आपके सामने, और उसका ये छोटा सा पार्ट है ब्रुसेल्स, ये इसका कैपिटल रीजन है। ठीक है, वो दिखाएगा कितने छोटे से में इतना छोटा सा पार्ट इस इतनी बड़ी कंट्री का उसका कैपिटल है, कैपिटल सिटी है सीसी। और उस कैपिटल सिटी में जो मेजोरिटी पीपल है, रेड वाला कलर जो है, रेड कलर किसके लिए, रेड कलर है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के लिए पूरी कंट्री में। वो वहां पे जाके मेजोरिटी में हो जाते हैं और यहाँ पे माइनॉरिटी में। थोड़ी सी शायद मैप में इन लोगों ने मिस्टेक कर दी है, लेकिन मैप के बुक में आपको करेक्ट दिया है। आप यहाँ से टेबल्स एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स क्यों है, वो कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि वहाँ पे जो दो भाषा बोली जाती है मेन, डच और फ्रेंच। डच बोलने वाली लैंग्वेज बेल्जियम में मेजोरिटी में है और फ्रेंच बोलने वाली बेल्जियम में माइनॉरिटी में 40%। लेकिन जब बेल्जियम की मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ब्रुसेल्स में हम एंटर करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज मेजोरिटी हो जाती है। कंट्री में जो लैंग्वेज मेजोरिटी में है वो कैपिटल सिटी के अंदर मेजोरिटी में हो जाती है, और कंट्री में जो लैंग्वेज मेजोरिटी में वो कैपिटल सिटी के अंदर माइनॉरिटी में हो जाती है। यही चीज बनाती है बेल्जियम को कॉम्प्लेक्स। बोलने में भी फंबल हो जाते हैं वर्ड, इतना कॉम्प्लेक्स है आप देख सकते हैं। अगर आप भी एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे तो वर्ड्स इंटरचेंज हो जाते हैं, अचानक से पता भी नहीं चलता है।
इसीलिए वो चीज कॉम्प्लेक्स है, समझना बहुत मुश्किल है। तभी पावर शेयरिंग अपनाई बेल्जियम ने, भले ही वो पावर शेयरिंग कॉम्प्लेक्स थी लेकिन अपनाई गई और लोग उससे हैप्पी। ठीक, अब अपने अगले केस पे आते हैं। अब श्रीलंका की केस स्टडी देखी जाएगी और देखेंगे श्रीलंका में क्या था कंपोजिशन। अभी हमने बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन पढ़ लिया, अब श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन हमें स्टडी करना है। देखते हैं श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या है। श्रीलंका इज अ आइलैंड नेशन। श्रीलंका के बारे में हम लोग जानते हैं, महाभारत रामायण सबने पढ़े श्रीलंका को, तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। जानते हैं आइलैंड क्या होता है? ऐसी लैंड जो चारों तरफ से वाटर से घिरी, उसी को आइलैंड कहते हैं। तो श्रीलंका है, ये मैप आपको श्रीलंका का गिवन है। श्रीलंका आइलैंड नेशन के चारों तरफ पानी है, इंडियन ओशन। इट इज अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इंडिया का एक स्टेट है तमिलनाडु, उससे सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, कन्याकुमारी से थोड़ी दूर रह जाता है। फिर अब वहां पे भी लैंग्वेज की बेसिस पे ही बैरियर्स हैं। वहां पे भी जो एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था स्टार्टिंग में, वो भी किसके बेस पे था? उसका भी रीजन एक ही था, लैंग्वेज। हर कॉन्फ्लिक्ट का एक ही रीजन आया था, लैंग्वेज। अभी लैंग्वेज यहाँ पे क्या कर रही थी उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या क्या केस था? बेल्जियम का क्लियर हो चुका था, अब यहाँ पे देखते हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, जो लोग तमिल बोलने वाले श्रीलंका में ही रहते थे, उन्हें कहा गया श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका तमिलनाडु से थोड़ी दूर पे है, तो उसकी लैंग्वेज भी तमिल बोली जाती होगी वहाँ पे भी वैसे लोग हैं। तो ऐसे तमिल स्पीकिंग पीपल जो श्रीलंका में ही बॉर्न हुए हैं, वहीं के रहने वाले हैं, उन्हें कहा जाता है श्रीलंकन तमिल्स। और ऐसे तमिल स्पीकिंग पीपल जो लोग इंडिया से श्रीलंका में गए हैं, उन्हें कहा जाता है इंडियन तमिल्स। ठीक, जैसे आर लिखा है उसके बारे में, आर दोज whose fathers came from India as a plantation workers during the colonial period। जब श्रीलंका एज अ कॉलोनी थी और इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो तब कुछ लोग श्रीलंका से इंडिया से श्रीलंका कुछ लोग गए थे। उन्हीं के फैमिली के मेंबर्स को कहा जाता है इंडियन तमिल्स, क्योंकि उनका ओरिजिनली मूवमेंट हुआ था फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। ठीक, अब लैंग्वेज देखते हैं। श्रीलंका की दो लैंग्वेज मेन है, एक सिन्हला लैंग्वेज है श्रीलंका में, और एक तमिल बोली जाती है। ये दो मेन लैंग्वेज है जो श्रीलंका में बोली जाती है। ठीक है, श्रीलंका के अंदर तमिल बोलने वाले लोग 74% है। सॉरी, सिन्हला बोलने वाले, सॉरी, श्रीलंका में सिन्हला स्पीकिंग पीपल्स आर 74%। मतलब सिन्हला स्पीकर्स आर इन मेजोरिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका भी बहुत ही छोटा देश है। और तमिल स्पीकर क्या है? तमिल स्पीकर आर इन माइनॉरिटी। ठीक है, तो कौन मेजोरिटी में हुआ श्रीलंका में? सिन्हला स्पीकर्स। और कौन माइनॉरिटी में हो गया? तमिल स्पीकर्स। ठीक है, अब ये तमिल स्पीकर भी दो टाइप के हैं, एक है नेटिव तमिल और एक है इंडियन तमिल। तो ये दो तमिल स्पीकिंग पीपल हैं जो कि माइनॉरिटी में है श्रीलंका के अंदर, और एक सिंहला स्पीकिंग पीपल्स हैं जो मेजोरिटी में है इन श्रीलंका। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जो लैंग्वेज के लोग मेजोरिटी में है, इसी लैंग्वेज की तो गवर्नमेंट होगी श्रीलंका के अंदर, क्योंकि मेजोरिटी इनके पास है। इन्हीं का लीडर अगर कंटेस्ट करता है इन इलेक्शन, तो 74 में से कुछ नहीं देंगे तो एटलीस्ट 65 to 70% तो इसी को वोट जाएगा पॉपुलेशन का। और जो आदमी 65 to 70% वोट पा रहा है, और माइनॉरिटी का अगर कोई लीडर स्टैंड हो जाए, उसे पूरे 18 से 26% भी मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये सिंहला स्पीकर ही गवर्नमेंट में कॉन्टेस्ट कर, अगर डेमोक्रेसी के थ्रू भी इलेक्शन होंगे तो यही जीतेगा। तो यही मेन रीजन था वहां पे कि तमिल स्पीकर्स को हर बार डिसरिगार्ड किया जाता था। श्रीलंका में ये होने लगा था कि सिंहला स्पीकर डिसरिगार्डेड तमिल स्पीकिंग पीपल। ठीक है, तो इनको क्या फील हुआ? दे फेल्ट अगेन रिमोर्सफुल। रिमोर्सफुल का मतलब होता है दे फेल्ट सैड। रिमोर्सफुल की सही से स्पेलिंग लिख देते हैं, आप यूज कर सकते हैं, REMORSCFUL। दे फेल्ट रिमोर्सफुल। उनको सारे डिसीजन सिन्हला स्पीकिंग कम्युनिटी के फेवर में होने लगे। जब श्रीलंका की गवर्नमेंट बनी पहली बार, सिन्हला लीडर जीत के आया, तो उसने सारे डिसीजन ऐसे लिए जो सिन्हला स्पीकर को फेवर करे और तमिल स्पीकर को डिसफेवर करे, तमिल स्पीकर्स को डिसफेवर करे, ऐसे डिसीजंस को लेने लगा। ठीक है, इसकी वजह से तमिल स्पीकर्स को बैड फील हुआ। उन्हें ये लगा कि जो गवर्नमेंट रन कर रही है वो हमारे इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करती। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं एनसीईआरटी में दिए गए हैं कि स्कूल्स खुले थे तो स्कूल भी सिमिलर स्पीकर्स के लिए ओपन किए गए थे और तमिल स्पीकर्स के नहीं किए गए थे। तो यही मेन केस था। अब आगे देखेंगे। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा
जिसमें श्रीलंका की लैंग्वेज की डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, वहाँ पे सिन्हला स्पीकर्स मेजोरिटी में थे और तमिल स्पीकर्स जो कि दो टाइप के थे, नेटिव इंडियन तमिल स्पीकर्स और नेटिव श्रीलंकन तमिल स्पीकर्स। जो इंडिया से श्रीलंका में गए थे तमिल बोलने, उन्हें कहा गया इंडियन तमिल स्पीकर्स या इंडियन तमिल्स, और जो श्रीलंका में ही रिसाइड करते थे वहीं पे बर्थ हुआ था उनका, उन्हें कहा गया तमिल स्पीकर्स, नेटिव टू श्रीलंका। ठीक है, अब जैसे कि बात कर रहे थे कि श्रीलंका में मेजोरिटी किसकी थी, सिन्हला स्पीकर्स की थी। सिन्हला स्पीकर्स मेजोरिटी में थे और पावर में भी वही थे। जब जो आदमी जो कम्युनिटी मेजोरिटी में हो वही किसी कंट्री को रूल करे, उसी को कहा जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है कि जो कम्युनिटी कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी कौन सी जो मेजोरिटी में हो, कम्युनिटी जो कि मेजोरिटी में हो वही अगर किसी नेशन को रूल करे, कम्युनिटी जो मेजोरिटी में है वही अगर किसी नेशन को रूल करती है, अपने नेशन को, तो जो फॉर्म ऑफ रूल होता है या गवर्नेंस होता है उसी को कहा जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म में ये होगा कि मेजोरिटी कम्युनिटी सारे डिसीजंस लेगी फेवरिंग मेजोरिटी। ठीक है, मेजोरिटी कम्युनिटी ही रूल कर रही है तो उनके सारे डिसीजंस ऐसे ही होंगे जो फेवर करे मेजोरिटी को। इस ऐसे ही फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को कहा जाता है, इसी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस यही फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है मेजोरिटेरियनिज्म। गवर्न करने का एक तरीका को गवर्नेंस कहते हैं, और जब मेजोरिटी कम्युनिटी ही रूल करे और मेजोरिटी के फेवर में डिसीजन ले, उसे कहा जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। और ये कहाँ हो रहा था, ये हो रहा था श्रीलंका के अंदर। कुछ पॉइंट्स है इसके अंदर, इनको लिख सकते हैं कि श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 के अंदर। सेकंड पॉइंट ये है कि द डेमोक्रेटिक, फर्स्ट पॉइंट में कुछ नहीं समझाने वाला है कि इसको इंडिपेंडेंस मिली 1948 में, उससे पहले श्रीलंका एक कॉलोनी था। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिकली इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हर आदमी को एक ही वोट मिलेगा, 1% 1 वोट को ही। डेमोक्रेसी का एक सिंपल सा मीनिंग यही है कि 1% इक्वल्स टू 1 वोट, बस इतना होता है समझाने के लिए काफी। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू अडॉप्ट अ सिन्हला सुप्रीमेसी। ये लाइन एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी से ही ली गई है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी वो कौन सी थी, पिछले में बताया था कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी, जिसके स्पीकर्स मेजोरिटी में होंगे जिस लैंग्वेज के। तो ऑब्वियस सी बात है, ये गवर्नमेंट कौन सी लैंग्वेज वालों की थी, ये सिन्हला लैंग्वेज वालों की थी। वहां की गवर्नमेंट ने सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स लिया। सीरीज का मतलब है एक के बाद एक, लगातार वहां की गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए गवर्नमेंट ने कि वो सिन्हला की सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश कर सके, सिन्हला को एपेक्स पे रख सके, सिन्हला स्पीकर्स को एपेक्स पे रख सके। एपेक्स मतलब होता है टॉप पे पहुंचा सके। ऐसे ही डिसीजंस लिए गए वहां की गवर्नमेंट ने। ठीक है, लिखा है अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स। सीरीज मतलब है एक के बाद एक ऐसे डिसीजंस लिए जो कि मेजोरिटी को सपोर्ट करे, इसीलिए उन डिसीजंस को कहा गया मेजोरिटेरियन मेजर्स। मेजर्स मतलब डिसीजन जो कि मेजोरिटी के थ्रू मेजोरिटी के लिए जाए, मेजोरिटी के थ्रू मेजोरिटी के लिए जो डिसीजन लिए जाए उन्हीं को कहा गया यहाँ पे मेजोरिटेरियन मेजर्स टू अडॉप्ट अ सिन्हला सुप्रीमेसी। पूरी तरह देश में सिन्हला को भी सारी टॉप पोस्ट पे पहुंचा दिया जाए, कंट्री की सारी टॉप पोस्ट सिन्हला के पास हो, सिन्हला स्पीकर्स के पास हो, ऐसे ही डिसीजंस लिए गए। ठीक, उसका एक पहला एग्जांपल है इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर थर्ड में, कि इन 1956 वहां की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया। एक्ट वाज पास टू डिक्लेयर सिन्हला एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। वहां की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया जिसमें ये कहा गया कि सिन्हला विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, सारे भी गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क सिन्हला लैंग्वेज में होंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सिन्हला लैंग्वेज में प्रिंट किए जाएंगे। ये लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स will be written and read in सिन्हला। जब सिन्हला ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है, जब भी कोई लैंग्वेज किसी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है तो वहाँ के सारे ऑफिशियल वर्क्स उसी लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, इंडिया में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। फोर्थ पॉइंट है जो सबसे मेन पॉइंट है इसका, फोर्थ पॉइंट इसके अंदर का सबसे मेन पॉइंट है। ये पॉइंट ये कहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना जरूर। जब भी पूछा जाए कि एक्सप्लेन मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका हाउ इट वाज डन, तो ये फोर्थ पॉइंट मोर इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखना होगा कि द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सिन्हला स्पीकर्स।
ये सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी जॉब्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट ने एक और काम किया सिन्हला के फेवर में कि जितने भी यूनिवर्सिटी जॉब्स थे या गवर्नमेंट जॉब्स थे, इन्हें इन वन वर्ड कह सकते हैं टॉप पोजीशन जॉब्स, टॉप पोजीशन जॉब, या फिर ऑफिसर लेवल के जॉब थे, ऑफिसर लेवल जॉब्स, या ग्रेड ए लेवल जॉब, ग्रेड ए लेवल जॉब, मतलब जो टॉप मोस्ट जॉब है समझ सकते हैं, इन्हें इस तरह भी लिखा जा सकता है टॉप लेवल पोजीशन जॉब, ऑफिसर लेवल जॉब, ग्रेड ए लेवल जॉब। ये सब के लिए सिर्फ किनको कंसल्ट किया, उन्हीं को किया जिन जो सिन्हला बोलते थे या सिन्हला बोल पाते थे, उन्हीं को कंसल्ट किया। ठीक है, और वो यही चाहते थे कि मेजोरिटी इन्हीं की हो हर जगह, सारे डिसीजन क्योंकि फेवर सिन्हला को करने चाहिए, इसीलिए उन्होंने सिर्फ इन्हीं लोगों को ही कंसल्ट किया, सिन्हला स्पीकर्स को। और तमिल स्पीकर्स को, जो लोग तमिल बोलते थे, उनको लोअर जॉब्स जैसे प्यून के लिए रख लिया, वॉशरमैन के लिए रख लिया कपड़े धोने के लिए, या कॉबलर के लिए रख लिया। तो तमिल स्पीकर को यही सब काम दिए जाते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस पर्सन विल फील सैड एंड वांट रिप्रेजेंटेशन। तो ये कम्युनिटी ऑब्वियस सी बात है कि वो सैड फील करेगी और वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन चाहेगी। कहाँ पे? इन गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट ऐसा होगा, वो चाहेगी। ठीक है, तो यही था मेजोरिटेरिज्म में श्रीलंका के मेन पॉइंट्स कि श्रीलंका के यहाँ जो गवर्नमेंट थी उसने एक के बाद एक ऐसे डिसीजंस लिए जो कि सिन्हला स्पीकर्स को ही फैसिलिटेट करें, उनको सूट करें, और उसकी वजह से देश के अंदर सिन्हला सुप्रीमेसी हो जाए, मतलब जो पॉपुलेशन हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिन्हला बोलने वाले हो जाए। ठीक है, सिन्हला को टॉप पे रख दिया गया, तो तमिल वाला भी अगर चाहेगा अच्छी पोस्ट पे जॉब करना, उसके लिए अभी नेसेसरी है कि तुम्हें सिन्हला आनी चाहिए। और जब उसको सिन्हला बोलनी लैंग्वेज आ जाएगी तो सिन्हला स्पीकर्स की परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी और तमिल स्पीकर्स की परसेंटेज घट जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये इन मेजर्स को रिप्रेसिव मेजर्स भी कहा जा सकता है। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने रिप्रेसिव मेजर्स लिए, दबाने की कोशिश की, रिप्रेसिव मेजर्स, दबाने की कोशिश की वहां को, किसको? तमिल स्पीकर्स को, तमिल स्पीकर्स को। तो ये था मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। अगला देखते हैं, बेल्जियम का अकोमोडेशन देखते हैं। बेल्जियम ने इसी प्रॉब्लम को बेटर टैकल किया श्रीलंका से। श्रीलंका के लीडर्स ने इस कॉन्फ्लिक्ट को पहचाना नहीं। श्रीलंका में जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था किसके बीच में, ये सिन्हला स्पीकर, जैसे यहाँ लिखा है कि दे विल वांट रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट, यहाँ बताएं ना ये रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट के अंदर, तो वो आवाज उठाएंगे लेकिन गवर्नमेंट वहां पे सुन नहीं रही थी। वो लोग अपील कर रहे थे, दे वर अपीलिंग, तमिल स्पीकर्स वर अपीलिंग टू द गवर्नमेंट कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही थी, और उसकी वजह से ही वहां पे सिविल वॉर हुआ। श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुआ, श्रीलंका में सिविल वॉर होता है, तो ये चीज आगे आएगी। लेकिन बेल्जियम के लीडर्स ने ये चीज पहचान ली कि जो वहां पे एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का जो कॉम्प्लेक्स बना है, कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन, जो बेल्जियम के लीडर्स थे, बेल्जियम लीडर्स, उन्होंने कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन को रिकॉग्नाइज कर लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था। उसकी वजह से उन्होंने मेजर्स लिए, टुक मेजर्स, टुक मेजर्स टू टैकल इट। ठीक है, क्योंकि बेल्जियम के लीडर्स थोड़े समझदार थे, हम ये कह सकते हैं, उन्होंने पहले ही इस समस्या को पहचान लिया। उन्हें पता चल गया था कि एथनिक कंपोजिशन हमारा कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा कुछ रिवॉल्ट हो सकता है, ऐसे कुछ रिबल हो सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो कंट्री के अंदर इंस्टेबिलिटी ना हो, इसीलिए उन्होंने टाइम से पहले ही अच्छे मेजर्स ले लिए और इस प्रॉब्लम को टैकल कर लिए। वही है एकोमोडेशन इन बेल्जियम के अंदर। पहला पॉइंट है कि द बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। बेल्जियम के लीडर्स ने टाइम रहते ही रिकॉग्नाइज कर लिया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस, रीजनल डिफरेंसेस आप समझ सकते हैं कि लैंग्वेज के जो डिफरेंसेस थे, बेसिस पे अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज हो जाती थी मेजोरिटी और माइनॉरिटी में। आपने पहली स्लाइड में देखा था कि फ्रेंच लैंग्वेज थी, वो एक जहाँ पे मेजोरिटी में थी और एक जहाँ माइनॉरिटी में थी, तो इसी वजह से इसको पहचान लिया। और कल्चर डाइवर्सिटी को भी देख के कि फ्रेंच स्पीकिंग की अलग कल्चर है, डच स्पीकर्स के अलग कल्चर है, जर्मन स्पीकर्स के अलग कल्चर्स हैं, उन सबको ध्यान में देकर उन्होंने समस्या को पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया। और उसी का आउटकम है, इसी रिकॉग्निशन का ही आउटकम कह सकते हैं कि बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1970 से 1983 में 4 बार बदला। 4 नंबर बहुत छोटा है, लेकिन इट इज अ ग्रेट स्टेप।
कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना मतलब उसमें चेंजेस लाना, अमेंडमेंट का मतलब है चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना, वो भी 4 बार बहुत बड़ी बात होती है, वो भी इतने कम टाइम के अंदर, लेस देन 23 ईयर्स, 23 ईयर्स से भी कम समय के अंदर बेल्जियम के लीडर से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह बदलना पड़ा। लेकिन वो बदल क्यों रहे थे? बदल इसीलिए रह रहे क्योंकि दे वर थॉटफुल। उन्होंने 4 बार क्यों बदला? बिकॉज लीडर्स, बेल्जियम के जो लीडर्स थे वो थॉटफुल थे, थॉटफुल थे फॉर देयर पब्लिक, फॉर देयर पब्लिक, वो अपनी पब्लिक के लिए थॉटफुल थे, उन्हें उनकी फीलिंग्स की केयर थी, दे केयर फॉर देयर इमोशंस, दे केयर्ड फॉर देयर इमोशंस, वो उनकी पब्लिक के इमोशंस के लिए केयर करते थे। उन्हें पता था कि किसी का भी इमोशंस, किसी के भी कल्चरल सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए, कहीं पे भी उन्हें कमी लगी उन्होंने तुरंत अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वही है कि 4 बार इन्होंने अमेंडमेंट्स किए। ठीक, अब बेल्जियम में जो अमेंडमेंट्स हुए उसकी वजह से बेल्जियम का गवर्नमेंट का सिस्टम किस तरह चेंज हुआ वो इसमें आ रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल, बेल्जियम की गवर्नमेंट के मॉडल में क्या क्या पॉइंट्स रखे गए उनके ऊपर डिस्कशन है ये। हाँ, तो हम लोग एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पहला पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन किसका है कंफ्यूज ना होइएगा, बेल्जियम के ही कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, उसी में अमेंडमेंट्स किए गए थे और उसी में ये सब पॉइंट्स लिखे हैं। बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब मतलब बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे पहले की एक बात जान लीजिए कि बेल्जियम में किया क्या गया, गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने कहा कि बेल्जियम में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो पूरे देश को देखेगी, उसके बाद आएगी स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है सीजी, उसके बाद आएगी स्टेट गवर्नमेंट जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट्स को गवर्न करेगी, और उसके बाद एक आएगी थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से कहा गया है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये 3 लेवल्स हैं। ठीक, तो पहले लेवल के लिए ये कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहां पे डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वल नंबर में, क्यों होंगे? क्योंकि आप जान गए थे कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो लैंग्वेज के लोग थे वो एक तो पूरी कंट्री में मेजोरिटी माइनॉरिटी उनका अपोजिट था टू द ब्रूसेल्स। ठीक है, ब्रूसेल्स में जो लैंग्वेज मेजोरिटी में बोली जाती थी 80%, वो कौन सी थी? फ्रेंच स्पीकिंग थी। ब्रूसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज 80% बोली जाती है, लेकिन वही लैंग्वेज जब कंट्री की बात किया जाए बेल्जियम की तो वो माइनॉरिटी में हो जाती है। तो तब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा है हम लोग इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखते हैं। ठीक, तो ना उस कम्युनिटी को लगेगा, डच बोलने वाले को भी नहीं लगेगा कि मेरे अगेंस्ट कुछ होगा, क्योंकि उनको भी लगेगा कि हाँ चलो हमारी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, 1:1 का रेशियो मेंटेन किया गया मिनिस्टर्स के अंदर। ठीक है, अगर ना मेंटेन कर रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ना एक कम्युनिटी को ये लगता है कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला परफेक्ट, और ना इतनी कंपोजिशन था कि उन्होंने कर दिया। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये है, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट हो गया था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिनिस्टर्स के लिए। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई थी बेल्जियम की, जो स्टेट की गवर्नमेंट थी वो स्टेट लैंग्वेज को ध्यान में रखे गए थे। एक स्टेट पूरा था फ्रेंच लैंग्वेज का, एक स्टेट पूरा था डच लैंग्वेज का, और एक स्टेट था जर्मन लैंग्वेज का। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो वैसे ही थी जो पूरे कंट्री को एज अ होल गवर्न करेगी, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन रिस्पेक्टिव रीजन के हिसाब से दी थी। फ्रेंच वाले जिसमें है मेजोरिटी में, डच मेजोरिटी में, जर्मन मेजोरिटी में। जर्मन 1% है, लेकिन साइड में आपने मैप में लिखा था पर्पल रीजन था छोटा सा, हाँ मेजोरिटी में थी ना, तो वो है। तो 3 तरह के स्टेट हो गए थे, ये तीनों स्टेट गवर्नमेंट्स थी हमारे पास, और ये स्टेट गवर्नमेंट ऐसी थी इन्हीं लैंग्वेज की थी, जिस लैंग्वेज के एरिया में स्टेट गवर्नमेंट थी वहां पे उसी लैंग्वेज के लोग थे। तो एटलीस्ट इन लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल को ये नहीं लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कर रही है, और कुछ अगर कर भी रही तो स्टेट गवर्नमेंट है जो उनके बेनिफिट्स का ध्यान रखेगी। बात समझ में आ गई? इनकेस सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एक लैंग्वेज के अगेंस्ट कुछ भी काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट है जो ध्यान रखेगी कि हाँ कुछ अगर अगेंस्ट हो रहा है मेरी लैंग्वेज के खिलाफ, जिस लैंग्वेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ स्टेट, उस तो वो कुछ एक्शन कर सकते हैं। ठीक, बात क्लियर है आपको? तो वही चीज है ये। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट नहीं रखा गया, स्टेट गवर्नमेंट फ्री थी अपने डिसीजन मेकिंग में। स्टेट गवर्नमेंट भले ही सेकंड लेवल पे आ रही, स्टेट गवर्नमेंट थी सेकंड लेवल में, बट इट वाज नॉट सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट नहीं थी। इसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट आंसरेबल ऑलवेज, was not answerable always,
हमेशा वो आंसरेबल नहीं थी, हमेशा उसे हर चीज का आंसर नहीं देना था सेंट्रल गवर्नमेंट को। हाँ, कुछ फाइनेंस के हो सकते हैं, डिफेंस के मामले हो सकता है कि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर देना हो, लेकिन और जो डिसीजन थे रिगार्डिंग फ्रेंच, डच और जर्मन के रिस्पेक्ट में, उस पर उन्हें आंसर करने की कोई जरूरत नहीं, वो सबॉर्डिनेट नहीं थे, वो दे वर इंडिपेंडेंट टू मेक द डिसीजंस ऑन देयर ओन। ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया ब्रूसेल्स जो भी कॉम्प्लेक्स बना रहा था हर चीज को, ब्रूसेल्स में 2080 का रेशियो था, याद होगा। वहां पे क्या लिखा है? ब्रूसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रूसेल्स के लिए अलग गवर्नमेंट बना दी गई। पहले तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी, स्टेट गवर्नमेंट बना दी, लेकिन ब्रूसेल्स जहाँ पे चीजें अपोजिट हो गई थी, वहां पे उन्होंने ये कहा कि ब्रूसेल्स में 50-50% कर दो, ब्रूसेल्स को एक अलग गवर्नमेंट दे दो रन करने के लिए इंटरनली। ब्रूसेल्स किसी भी स्टेट का हिस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि वो मेन सिटी थी, वो किसी भी स्टेट का हिस्सा हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती उसके लिए। मान लो ब्रूसेल्स अगर फ्रेंच स्टेट के अंदर आ जाता तो डच वालों को गलत लगता, डच के अंदर आया था फ्रेंच वालों को गलत लगता, तो उन्होंने कहा ब्रूसेल्स जो कि स्पेशल केस के अंदर कंसिडर हो रहा था, प्लस वो एक हमारी कैपिटल सिटी थी, तो ब्रूसेल्स को एक अलग गवर्नमेंट दे दो और उसमें ब्रूसेल्स को 50-50% का शेयर कर दो दोनों कम्युनिटी का। तो ब्रूसेल्स के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट करो जिसमें दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक। लास्ट से जो मेन है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल कॉल्ड अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट तो हो गई, ये लास्ट जो लेवल हमने यहाँ बनाई थी सबसे पहले स्टार्टिंग में, वही है ये कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट को लोग इलेक्ट करते थे उस रिस्पेक्टिव कम्युनिटी की। ये 3 कम्युनिटी के लिए थी, फ्रेंच वही है, जर्मन, फ्रेंच, डच। इन्हीं 3 कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट का काम ये था कम्युनिटी का कि वो कल्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, कल्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे लोगों की। ठीक है, अगर डच स्पीकर्स को उनके कुछ कल्चर में हो या कल्चरल प्रॉब्लम हो गई या इमोशनल कोई सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, इमोशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, तो उसको सॉल्व कर सके, उसे टैकल कर सके, या इन सब लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, क्योंकि ये सब तो कॉमन पीपल होते हैं, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते हैं, तो ये सब कॉमन पीपल, लोअर क्लास पीपल अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं कि सर जो डिसीजन हुआ है वो हमें हार्म कर रहा है इस तरह से। फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट एक काम कर देगी कि हाँ चलो हम स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ वैलिड रीजन है, तो वो सेंट्रल तक बात पहुंचा रही है, तो एक लेवल बन गया है अपनी बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने का। यही है बेल्जियम का मॉडल। ये मॉडल भले ही कॉम्प्लेक्स हो समझने में, लेकिन ये वर्क करा। लोग उस वहाँ के लीडर से ध्यान रखे किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी, भले ही वो 1% जर्मन ही क्यों ना हो, उसके भी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। तो यही खास बात है बेल्जियम मॉडल की, सबका ध्यान रखा गया। इसीलिए बेल्जियम बहुत अच्छा नेशन अभी भी परफेक्टली काम कर रहे हैं, और श्रीलंका के अंदर उनके लीडर से यही चीज नहीं मानी, और वहां पे राइट्स हुए, सिविल वॉर हुआ, और उसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी एक समय बहुत ज्यादा गिर गई थी। ये सब बातें एनसीईआरटी में है, हम लोग यहाँ पे समरी डिस्कस करें, पूरी बुक तो डिस्कस की नहीं जा सकती। तो श्रीलंका में क्या बताया गया था कि श्रीलंका में उनके लीडर से यही चीजें नहीं ली, सिन्हला रूल करता रहा, सिन्हला ने एक तरह से डिक्टेटरशिप बना ली श्रीलंका के अंदर। उसकी आउटकम क्या हुआ कि जो तमिल स्पीकर है उन्होंने रिबल कर दिया, और उसकी वजह से सिन्हला और तमिल के बीच में सिविल वॉर हो गया। उसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जब लोग आपस में लड़ेंगे तो वहां पे खेती नहीं होगी, खाने की दिक्कत होगी, साथ ही साथ वर्क्स बंद हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज क्लोज हो जाएंगी। अगर वॉर होता है तो लोगों के यहाँ चोरियां होने लगी, तो इस तरह से श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिससे ओवरकम करने में उसे कुछ साल लग गए। तो यही होता है फायदा पावर शेयरिंग का, कि आप अपने अंदर सिविल वॉर को अवॉइड कर सकते हैं, लोगों को हैप्पी रख सकते हैं, सिटीजन मिलजुल के रहने लगे बेल्जियम। ठीक है, तो हमने एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। आगे का पार्ट की पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, आपकी एनसीईआरटी में खाली डिलेमा रहता है, उसको डिस्कस करेंगे, और प्लस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कितने फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग उनको डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स।